नई योजनाएं बहुत हम बनाते हैं और जनता के हित में बनाते हैं। तो जनता हित में लगातार योजनाएं बनती हैं। नई व्यवस्थाएं बनाने में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ छोटी मोटी शुरू में आती हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, और फिर जब कर दिया जाता है तो उसको स्वीकार करना भी आसान नहीं है। बहुत लोग उसको स्वीकार इसलिए भी नहीं कर पाते कि या तो उनको समझ में नहीं आता, और या समझ में आने भी लगता है तो उनको लगता है कि हमारे हाथ से बहुत सी चीज़ें निकल जाएंगी, ये तो जनता को सीधा लाभ होगा जो हम आज तक कर नहीं सके, और ये लाभ अगर जनता को हो गया तो जनता फिर हमारी बात कैसे सुनेगी। उस प्रकार से उसके विरोध खूब होते हैं। तो उसी प्रकार का एक विषय, और वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ विषय है। जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़ी बात हो तो बड़ी मजबूत होती है। तो आज एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूँ जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हमने एक शब्द सुना है, इंतकाल, सुना है ना। लेकिन आज से पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो इंतकाल के लिए आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था। इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। इंतकाल का डबल मतलब है। तो इसलिए वो आदमी का इंतकाल ना हो तो जो पहले वाला इंतकाल है, ज़मीन का इंतकाल, वो कैसे हम ठीक से कर सकें। हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ी घोषणा हमने 2019 में की थी, और वो घोषणा थी कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की सेवा शुरू करेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था, और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी को किसी के पास चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल चढ़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी, और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा, और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी देखेगा, वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस ज़मीन का इंतकाल हो जाएगा, और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा, उसमें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन का हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतज़ार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है, और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। उस पोर्टल को क्या लॉन्च करना है, बीच वाला बटन। ऐसा ही एक दूसरा जो व्यवस्था हमने बनाई है कि जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो सब तहसीलों में होती हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार वो सब करते हैं। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी एसडीएम्स जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, और सभी डीआरओज जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, डीआरओ सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, एसडीएम सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर होते हैं, तो डीआरओज का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियाँ अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। यानी केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि एसडीएम है तो वहाँ जाके करा सकते हैं, अगर डीआरओ है तो वहाँ जाके करा सकते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि इन स्थानों पर, चाहे वो सब तहसील नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीआरओ हो, और चाहे कोई भी एसडीएम हो, इनके ऑफिस में व्यवस्था करने के बाद हम पूरे ज़िले की रजिस्ट्री किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। अभी तो तहसील के अंदर की करा सकेंगे, फिर पूरे ज़िले की करा सकेंगे। बहुत जल्दी उसका भी हम सिस्टम बना करके और आपको, आपके माध्यम से हमारे लोगों को हम बताएंगे।
ये तो शुरू समझो क्या हो गया। आज से कल रात को नोटिफिकेशन हुई है सर। हाँ। आज से शुरू है। कल नोटिफिकेशन हो चुका है, तो आज से समझो सोमवार से। हाँ, तो वो जो बीच में कुछ टाइम उनको व्यवस्था करने का कंप्यूटर वालों को जरूरी होता है, सोमवार से ये शुरू हो जाएगा। हाँ भाई, जहाँ कराएगा भाई, यानी तहसीलदार की सारी पावर्स जो हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो हैं, वो सभी अब डीआरओ को और एसडीएम को दे दी गई। उसको भी एक प्रकार का, हाँ तहसीलदार एक प्रकार का, वो भी सब रजिस्ट्रार की उसकी जो पावर्स हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध की, वो सारी उसको हो गई। तो जो तहसीलदार करता है वो करेगा। यानी एक प्रकार से वो तहसीलदार की और भी पावर्स होती हैं, केवल सब रजिस्ट्रेशन की जो पावर है उसको मिली है। फुल फ्लेज तहसीलदार तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन की पावर्स ये अब एसडीएम को और डीआरओ को भी दे दी गई। जैसे इन्होंने बताया वही मंडे तक व्यवस्था वेब हेल्थ सिस्टम वो सब बन जाएगी। लेता है तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार वो चूज कर सकते। अरे व्यवस्थाएं ऐसी बना देंगे कि टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधा जाओ रजिस्ट्री करा के आखिर ये तो पुराने विषय है कि लाइन लगा के टाइम लो, फिर कोई करंट में कराओ, कोई वो क्या उसको बोलते हैं पैसे स्पेशल दे के क्या तत्काल में कराओ, कुछ और कराओ। धीरे धीरे देखिए कोई ज़माने चले गए। उन जमानों में वो ज़माने भी थे जब आपको किसी समय के लिए बुक कराने के लिए 1 महीना पहले गैस सिलेंडर बुक कराना पड़ता था। अब गैस सिलेंडर रोके ले लो गैस सिलेंडर ले लो, गैस वाला आया। तो चीज़ें धीरे धीरे, अब युग भी बदल रहे हैं, व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। जनता की तकलीफ दूर करना ये हमारा काम है। कोई तकलीफ हो रही है हमारे पास लाओ, यथा समय जितना लगना वो लगेगा, लेकिन उसकी तकलीफ दूर करना ये हमारा काम है। हमको जनता इसीलिए चुनती है। एक तीसरी अनाउंसमेंट जिसकी उत्सुकता आपको पहले भी थी, आपने पूछा भी था, मैंने कहा था जल्दी इसका उत्तर हम देंगे। और वो व्यवस्था ये है कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। ये डिमांड वैसे तो बहुत पुरानी है। हमारे एक एमएलए विधानसभा में भी कई बार कहा करते थे पिछले टर्म में, तो उस समय वो अगला विषय है, वो भी करता हूँ। अभी तो एक कैटेगरी है अनमैरिड की। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विधुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विदुर पुरुष होता है। हाँ, तो जो पुरुष जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया, और उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपये की दर से पेंशन मिला करेगी। डिमांड ये थी। लेकिन दूसरी भी आ गई थी, वो पिछले कुछ हफ्ते अनाउंस हो गई तो लागू हो गई। नोटिफिकेशन आज अगर अनाउंस किया है तो अनाउंसमेंट सीएम की होती है, तो हाँ, तो क्या नोटिफिकेशन करके 1 जुलाई से ही दे सकते हैं, हो जाएगी। लेकिन हम 1 जुलाई से इसको लागू कर देंगे, चाहे उसको पोस्ट फैक्टो भी लेना पड़ेगा। संख्या, हाँ वो तो मिलेगी, वो तो उसके बाद बुढ़ापा ही मिलेगी। जैसे कल हमने बताया था कि जो विधवा है उस पेंशन का नाम फिर बुढ़ापा पेंशन हो जाएगा, तो इनकी भी 60 साल के बाद बुढ़ापा हो जाएगी। दोनों नहीं भाई, 40 से 60 ये है, 60 के बाद वो है बुढ़ापा पेंशन जब लागू होगी। एक मिनट प्रश्न बाद में ले लें, बाद में लेंगे। प्रश्न लास्ट में लें। हाँ, मैं संख्या इसकी बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ, कुल मिलाकर के इन दोनों वर्गों में 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा, जो रफली 20 करोड़ रुपया मासिक
अर्थात 240 करोड़ रुपया साल का ये सरकार के एक्सचेकर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, उसमें लगभग 65,000 के आसपास तो अविवाहित है, पुरुष और महिलाएं 45 से 60, एक 80 से नीचे, और 5,700 ये हैं विदुर पुरुष 40 से 60 जिनकी आय 3 लाख से नीचे है। 5,687 आज हमारे पास जो परिवार पहचान पत्र का डाटा इस समय है। इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो अनवेरिफाइड हैं, ज़्यादा नहीं हैं, कोई 200-250 ऐसे हैं जिनके वेरिफिकेशन होने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी। एक इसी के साथ हमारे जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, कल वो आए थे। 2017 में एक आंदोलन किया था उन्होंने, किसी एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध उनका आंदोलन था, देशव्यापी किया था। हरियाणा में भी उनके खिलाफ कुछ मुकदमे हो गए थे, 54 मुकदमे थे, सैकड़ों लोग उसमें नामजद थे, कुछ गिरफ्तार हुए, बाद में बेल पर छूटे हैं, कुछ गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं लेकिन नामजद वो हैं। तो ऐसे हमने फैसला किया कि सभी 54 मुकदमे बशर्ते को बहुत सीरियस ना हो तो जो लीगल जो भी एक प्रोसेस रहती है उसके हिसाब से उनको वापस लेने का ये निर्णय किया है। 54 हैं और नामजद तो कितने हैं पता नहीं, लेकिन 117 लोग ऐसे थे जो गिरफ्तार हुए थे और जिनकी बेल हुई। आज के प्रमुख विषय तो यही थे। बाकी हमने कैबिनेट के विषय सब आपको बता ही दिए थे। जो ये अनमैरिड हैं और ये विधवा, इनको पेंशन देने के पीछे वजह मतलब क्या सामने क्या आया? देखिए, सामान्यतः ध्यान में आता है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो अविवाहित व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा उसके मान सम्मान को बड़े होने पर थोड़ा ठेस सी लगने लग जाती है। वो लोग कहते भी हैं कि अब हमको लोग जो है ना दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए हमारा मान सम्मान बढ़ना चाहिए। तो मान सम्मान में एक ही छोटा एक प्रकार है, कोई हम एकदम कोई उनकी वैसी स्थिति तो नहीं ला सकते जैसी वो चाहते होंगे, लेकिन ये सब होने के बाद कोई उसकी आवश्यकताएं हैं परिवार की, तो वो यानी अपनी कोई आवश्यकताएं तो वो उसकी पूरी हो सकती है। परिवार तो उसने बनाया नहीं है, तो उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। किसी को छोटा मोटा मानो बहन है, कोई और है, किसी को लेना देना वो अपना कर सकता है। तो कुल मिलाकर के आय जिसकी बहुत कम है उसको एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जीने में कुछ सहयोग हो जाए, ये हमने नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है। केवल इतना ही था, कुछ लोगों ने अविवाहित होने के नाते से सिंगल मेंबर फैमिली का एक अपना फार्म भरना शुरू कर दिया था कि हम ही अकेले। अब थोड़े बहुत लालच होते हैं उनके कि अलग से हमको AAY का फायदा मिल जाएगा, अलग से हमको आयुष्मान का कार्ड का फायदा मिल जाएगा, तो ऐसे कुछ लाभ होते हैं। हमने ये तय किया कि हम उसकी वेरिएशन करेंगे। अगर वो परिवार के साथ रहता है तो जिस परिवार में रहता है उसी के साथ उसकी फैमिली ID बनेगी। अलग से केवल इसलिए कि मैं अविवाहित हूँ इसलिए नहीं बनेगी। हाँ बिल्कुल। कई बार सवाल होता है कि बेनामी संपत्ति है या फिर कई बार कई लोगों का होता है कि इसके पास कितनी संपत्ति है, क्या इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोग देख सकेंगे किसके पास कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है। दूसरा, क्या इससे करप्शन पर भी कोई किसी तरह की रोक लगेगी? आप देखते हैं इस तरीके से? देखिए, पहली बात तो है कि केवल म्यूटेशन रजिस्ट्री होगी और म्यूटेशन होगी तो वो उसका सारा कुछ ही पता लग जाएगा, वो तो इसमें व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज जो पर्टिकुलर एक रजिस्ट्री हुई है वो बेनामी नहीं होगी, क्योंकि अब उसके साथ हमने परिवार पहचान पत्र भी देखना शुरू कर दिया है, व्यक्ति एग्जिस्ट करता है। तो आगे तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन पिछली जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका इसके साथ अभी कोई संबंध नहीं है। आगे चल करके कोई व्यवस्था बन गई तो आपको बताएंगे। करप्शन ज़रूर रुकेगी, क्योंकि म्यूटेशन कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक महाभारत होता था। यानी वही पटवारी, वही तहसीलदार, वही सब किसी न किसी बात को अड़ा करके। हमने ये भी देखा है कि एक आदमी ने दूसरे को बेची, उसकी म्यूटेशन नहीं हुई, दूसरे ने तीसरे को भी बेच दी, तीसरे ने चौथे को भी बेच दी, चौथे ने पांचवें को भी बेच दी। पांचवा आदमी जब म्यूटेशन चेंज कराने जाता है तो वो चौथे तीसरे का तो नाम ही नहीं मिलता। वो जो पहला आदमी था 20 साल 25 साल पहले जिसके पास प्रॉपर्टी थी, 4 बार ट्रांजेक्शन होने के बाद भी म्यूटेशन नहीं हुई, वो म्यूटेशन उसी के नाम पड़ी है। हाँ,
तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या म्यूटेशन की थी। जब हमने 2016 में 15 या 16 की बात में ध्यान नहीं, राकेश गुप्ता उस समय उनके जिम्मे हमने काम लगाया था ये कि कैसे हम जीरो म्यूटेशन करें। जो नॉन कंटेस्टेड या अनकंटेस्टेड म्यूटेशन है उसमें बहुत बड़ा काम उस समय हुआ था, लेकिन कंटेस्टेड भी बाद में बहुत थी। हम धीरे धीरे उस और भी आगे व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि ये कंटेस्टेड वाला विषय क्यों आता है, ये ना आए, लिटिगेशन में चीज़ ना जाए, क्लियर कट डॉक्यूमेंट हो। तो क्लियर कट डॉक्यूमेंट में यही चीज़ें काम आएंगी कि जैसे रजिस्ट्री हुई उसी समय उसकी म्यूटेशन हो गई, तो म्यूटेशन होने के बाद अगला आदमी फिर जब रजिस्ट्री कराएगा तो उसको समस्या नहीं आएगी, हाथ पाथ उसको मिल जाएगा। पिछली चीज़ों को संभालने में अभी थोड़ा और समय हमको लगेगा। इसमें अभी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। आपने सत्र के दौरान में घोषणा करी थी कि 7A के भी जहाँ पे पेंडिंग केसेस हैं और वो क्लियर हो गए हैं, उनकी क्लियरेंस होने के बाद एकदम से रजिस्टर है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटल जो समस्याएं हैं, जैसे मैंने बताया, उसको एक एक करके ठीक कर रहे हैं। बड़ी समस्या है जो अनऑथराइज कॉलोनीज अभी हैं। कॉलोनीज को ऑथराइज करने का एक अभियान हमारा चल रहा है, वो यूएलबी भी चला रहे हैं और टाउन कंट्री प्लानिंग भी बना रहे हैं। जो तो शहर का अर्बन एरिया है उसमें तो यूएलबी करेगी, जो उससे बाहर कोई कॉलोनियाँ बनी हैं उसको टाउन कंट्री प्लानिंग करेगी। उसमें कई ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है, चाहे वो नीति पॉलिसी में होगा, कोई लॉ में होगा, वो सब चीज़ें हम एक एक करके कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों में कुछ घोषणा की भी थी 67 या समथिंग लाइक इतनी, जो उससे पहले एक बार 600 की थी। तो ये 1200 ऐसी नई, 1200 तो बोल के यूएलबी की हैं, 800 उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग की भी है। 2000 ऐसी कॉलोनीज की लिस्ट हमारे पास है जिसको हमने अप्रूव करने का प्रोसेस चालू किया, उसको जल्दी कराएंगे। हरियाणा में काफी लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। अब हिमाचल के मुख्यमंत्री ने एक प्रपोजल दी है कि हम सतलुज का जो पानी है हरियाणा को सीधा दे सकते हैं, बशर्ते कि हरियाणा उनके पास अपने ऑफिसर भेजे या जो कागजात है वो दे। देखिए, इनफॉर्मल बातें हैं, सुझाव हमारे पास भी आए हैं। अभी इसका ऑफिशियल कहीं भी कोई, लेकिन मुख्यमंत्री उन्होंने ऑफर की है, उन्होंने ऑफर की है, क्योंकि कोई एसवाइएल की आवश्यकता उनकी नहीं है, एसवाइएल की आवश्यकता तो हरियाणा की ही है। तो आवश्यकता हमारी है, हम उसका अध्ययन करेंगे। सीधा पानी आपको सतलुज का सीधा हरियाणा को ही दे देंगे, पंजाब को बाईपास ही कर देंगे। मेरा क्या कहना है, ये उनकी ऑफर है, मैं स्वागत करता हूँ, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मली जब हम इसका विचार करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट विचार करेगा, टेक्निकल चीज़ें हैं, और केंद्र से भी हमको एक बार बात करनी पड़ेगी कि जो पहले वाला समझौता है, आखिर वो समझौता भी उसके बदले में ये पक्की बात हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ना हो कि आगे प्रसाद मिला नहीं तो पीछे वाला कुत्ता ले गया। चंडीगढ़ पर भी हिस्सेदारी मांगी है हिमाचल ने। वो उनका एक कहीं लिखा हुआ है, कहीं डॉक्यूमेंटल उसमें है कि 7% शेयर चंडीगढ़ का भी है, जो भी है। कोई ऐतराज नहीं है सर, क्योंकि आपका भी 40% नहीं, देखिए जब ये डिवीज़न का विषय आता है, ये तब की बातें हैं। ये कोई एक चीज़ अलग अलग से नहीं विचार की जाएगी। ये तो जिसको कहना चाहिए ना, एक मुश्त सारी बातें आएंगी। उसमें फिर चंडीगढ़ होगा, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया होगा, उसमें एसवाइएल होगा, उसमें हाई कोर्ट होगा, उसमें कितने विषय हैं, असेंबली का भवन है। को लेकर भी उन्होंने कल कहा कि वाटर सेस को लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन या तो वो कह रहे हैं कि हम समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, हमें हरियाणा की जनता पर वजन नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा अगर वो हमको एक सिद्ध करके दे देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी टैक्स का, कोई ऐसा टैक्स जो इंटरस्टेट एक एसेट है या एक इशू है, उसमें वो टैक्स लेकर के अपनी जनता को टैक्स दें और उसका वजन बाकी स्टेट्स पर पड़े, ये लॉजिकली भी ठीक नहीं है, एथिकली भी ठीक नहीं है। लेकिन सीएम साहब उन्होंने 3 मेंबरों की कैबिनेट कमेटी एक बना दी है जो सारा रिव्यू कर रही है, और जल्दी ही उन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट और वो जो भी जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। हमारा तो एक ही शर्त है, हरियाणा की जनता पर उसका कोई वजन नहीं पड़ना चाहिए। बस। आज इंतकाल का हुआ है सर, बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि महीनों इंतकाल नहीं होते थे, लोग धक्के खाते थे। नहीं, मैंने तो कहा इंतकाल ना होता, उनका इंतकाल हो जाता था। सर ये जो टाइम लिमिटेड है कि 10 दिन में ही कोई ऑब्जेक्शन कर सकता, बाई चांस कोई बाहर गया होता है, किसी को परिवार को पता नहीं होता कि फला जगह की रजिस्ट्री हो रही है, तो मान लो 10 दिन उसको नहीं मालूम पड़ा, तो उसके बाद वो ऑब्जेक्शन कर सकता है या उसको नहीं, देखिए उसके लिए जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट्स के सिस्टम है, वो तो सबके लिए खुले होते हैं। लेकिन रेवेन्यू की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपना सिस्टम कर दिया। अब एक उस आशंका के कारण से और हम सारी जनता को परेशान करें, वो ठीक नहीं है। हमने एक सिस्टम बनाया है और ये सिस्टम अब प्रचारित होगा, सबको पता लगेगा, और सबको पता लगने के बाद जब रजिस्ट्रेशन होती है
उस रजिस्ट्रेशन में जो मालिक लोग होते हैं, अगर उसमें जॉइंट प्रॉपर्टी भी है, उसमें भी हम सबको मैसेज देते ही हैं। 10 लोगों की प्रॉपर्टी है तो 10 के 10 को कोई एक आदमी ना बेच जाए, उनको सबको इन्फॉर्मेशन जाती है उस समय विद इन 10 डेज। ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, यहाँ बैठा यहाँ लिखी हुई चीज़ सारे वर्ड में कोई कहीं भी देख सकता है। तो ये तो मतलब उसको स्वयं ही उसको चुस्त होना पड़ेगा। वो तो आज भी धक्के खाते ही हैं, आज भी धक्के खाते हैं। स्वामित्व जो शहरी दुकानों की लाल डोरे के अंदर की, हाँ 25,16,000 की टाइटल 16,000 विधानसभा के लिए जमीन कब तक मिल जाएगा? उसका एक कोई डॉक्यूमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गया है, बहुत जल्दी क्लियर होगा तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी शुरू हो जाएगी बताया ना, अब वहाँ से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हमको क्लियरेंस जल्दी मिल जाए, क्योंकि ये सारा एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट के सिस्टम में क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो साइट फाइनल होगी सर? वो साइट फाइनल है। कौन सी है सर? आपको कितनी बार बताया भाई? हाँ लाइट कितनी बार विषय आ चुका। देखिए मैंने बताया कि सिस्टम्स को ठीक करना तो उसकी तकलीफें तो होती हैं। इनको किसी ने हाथ लगाया नहीं, सब डरते थे। हमने कहा कि नहीं, हमने जनता को सुख अगर पहुंचाना है तो थोड़ा समय प्रसव पीड़ा जैसे होती है ना, तो रिजल्ट तो अच्छा ही होता है, लेकिन वो प्रसव पीड़ा होती है। इस नाते से ये थोड़ी तकलीफें हमको ध्यान में हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले तो प्रॉपर्टी आईडी उसको ठीक करना। हर सप्ताह कैंप लग रहे हैं, 2 बार लग चुके हैं। मेरा उनको एक निर्णय हमने करके बताया हुआ, डायरेक्शन दी हुई है, हर सप्ताह 2 दिन का कैंप लगेगा, जब तक किसी केंद्र पर वो दिन आए कि एक भी व्यक्ति नहीं आया कंप्लेंट का। उसमें हम प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसका साथ साथ निदान भी हो रहा है। बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आया कि हमारी प्रॉपर्टी आईडी ठीक हो गई है। नहीं, लंबे तो इसलिए कि जब ज़्यादा जो एप्लीकेशन आएंगी और वहाँ जितना उनके पास स्टाफ है, बल्कि आज मैंने डिप्टी कमिश्नर को अभी सवेरे 10 बजे कहा है, उनको ये कहा कि आप यूएलबी का जहाँ रश ज़्यादा है उनको मुहैया कराइए इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर देने कंप्यूटर दो, वर्कफोर्स देनी वो दो, लेकिन यहाँ पेंडेंसी ज़्यादा न रहे। लेकिन जो पेंडेंसी होती है वो सोमवार को अगर पेंडेंसी है तो 2 दिन में 3 दिन में उसको ठीक करते हैं। उनको सप्ताह भर काम करना होता है। शनिवार रविवार तो एक प्रकार से कंप्लेंट्स लेने का काम ज़्यादा है, जो हाथों हाथ ऑन द स्पॉट ठीक हो जाए अच्छा, जो स्पॉट ठीक नहीं होती तो नेक्स्ट 3-4 दिन में उसको ठीक करते हैं। कोई है हमारे पास अभी इस बार का फिगर यूएलबी का? हाँ, तो आपको उपलब्ध कराएंगे वो। उसमें से 5 लाख हो गई थी, 3 लाख बाकी थी। हाँ, वही आप जो बता रहे हैं, 3 लाख के लगभग बाकी थी। हाँ, एट रैंडम चेक किया था, सब नहीं की थी, बाद में हमने सबसे कंप्लेंट ली है। अब उस 3 लाख 3.5 लाख में भी शिकायत कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें डॉक्यूमेंटल ऐसी होती है कि उनके पास भी प्रूफ प्रमाण नहीं होते। कई समस्याएं आज छोटी छोटी समस्याएं इतनी उलझी हुई हैं, हमने तो समझ में नहीं आता कि इतने सालों तक ये सिस्टम में कोई घुसा ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए करनाल शहर आधे से ज़्यादा अब जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं तो शामला जमीन पर बसा हुआ, आधे से ज़्यादा। अब बनाएंगे उसका कोई एक्ट बनाएंगे, कुछ और करेंगे। तो मैं करनाल से खुद जाकर बैठता हूँ, बात करता हूँ, बाकी शहरों का भी देखना पड़ेगा। हमने ये जो दुकानों की 20 साल पुरानी, जो किसी के पास कोई वो है किराए पर बैठा है, कोई रसीद है, कोई पट्टेदारी है, ये है वो है, हमने कहा कि ठीक है सब उनको दे दो, ये रेट ले लो। सब उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया। अप्लाई करने के बाद जब रजिस्ट्री कराने लगे तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ये लगा कि मलिकियत जो है यूएलबी की है ही नहीं। वहाँ दुकानें बना दी, जमीन इरिगेशन की है, किराया यूएलबी ले रही है। तो रजिस्ट्री रेवेन्यू वाले तो कहेंगे कि जो मालिक है वही तो रजिस्ट्री करके देगा, अब यूएलबी तो नहीं करके दे सकता। अब अल्टीमेटली इनका हल निकाल रहे हैं। फिर मैंने जितने भी शहर के अंदर विभाग हैं उन सबको कहा इस पॉलिसी को अडॉप्ट करो। अडॉप्ट करने के बाद अब हो जाएगी, अडॉप्ट होगी तो फिर वो भी रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी। तो व्यवस्थाओं को करने में हमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम पिछली सरकारों की तरह नहीं कि समस्या ली और कारपेट के नीचे दबा दी। हम तो समस्या के अंदर घुसते हैं और मैं तो आह्वान करता हूँ कि आप समस्या लाओ, समाधान हम हैं, हम करेंगे ना समाधान। हाँ जी, अभी वो गवर्नर साहब हमारे जो है वो बुलाएंगे, उनको मैंने कहा है। सर प्रदेश में क्लर्क हड़ताल पर है,
पे स्केल बढ़ाने की मांग को लेकर? डिमांड्स हैं उनकी, कुछ विचार करेंगे, कितनी जायज़ हैं कितनी नहीं हैं वो विभाग देखेगा। सर एक सवाल सीईटी को लेके है, लगातार जो हमारे वैसे कैबिनेट के बाद भी बात होती है, ये वही बड़ी बात है कि 4 गुना और उससे ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि जब एग्जाम हो जाता है तो 4 गुना को क्यों ही चांस दिया जाता है, बाकी भी क्लियर होते हैं, इसके बारे में कोई फैसला लेना? देखिए फैसला नहीं, पहली बात तो ये है कि पहले भी कोर्ट्स में जितने केस जाते रहे हैं कोर्ट सही की बात कहते हैं कि आपने फार्म भरवाने से पहले जो शर्तें रखी हैं आप यू कैनॉट चेंज द रूल्स इन बिटवीन द गेम, इसलिए जो रूल्स आपने उस समय बनाए हैं जिसको देना है उसी रूल्स के हिसाब से देना है। तो ये जितने लोगों ने फार्म भरे थे 11 लाख 12 लाख, उससे पहले की नोटिफिकेशन है ये कि जो पास होंगे कट ऑफ मार्क्स के बाद उनके में से जितनी पोस्ट हैं उसका 4 टाइम्स हम अगला जो फाइनल टेस्ट है 4 टाइम्स मैक्सिमम संख्या इतनी ही लेंगे। तो उसके हिसाब से ही उन्होंने फार्म भरे हुए हैं, उसके हिसाब से ही पहला टेस्ट दिया है। अब इन बिटवीन कुछ लोग उनको इस नाते से, और खास करके उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनको उकसाते रहते हैं कि गारंटेड तुझे नौकरी लेके दूंगा। अब उनके पास कौन से फार्मूले हैं, वो चले गए पिछले फार्मूले पिछली सरकारों के, वो इस सरकार में से कोई फार्मूला ऐसा नहीं है कि वो गारंटी कर सके मैं तुम्हें नौकरी लेके दूंगा। अब जिनको गारंटेड उन्होंने पढ़ाया है, पढ़ाने के नाम से पैसे ले लिए, कोचिंग के नाम से पैसे ले लिए, अब उनका 4 गुना में नहीं आया तो बाहर हो गए, उनका सिर खाते हैं। अब तो हमको गारंटी ले रहे थे, हमको तो पेपर ही नहीं बैठने दे रहे। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनको उकसा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कोई इसमें बात आएगी भी सही दूसरे स्टेट का अध्ययन करने के बाद, तो अगली कोई एडवर्टाइजमेंट होगी उस समय तो कुछ सोच सकते हैं। लेकिन इस समय जो एग्जाम होंगे वो तो उन्हीं शर्तों पर होंगे जो पहले नियम लिखे जा चुके हैं। उस नियम को आज हम बदलते हैं तो कोई और व्यक्ति वो कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, सारा रद्द हो जाएगा, फिर ये सारा फंस जाएगा। हम इन भर्तियों को ईमानदारी से करना चाहते हैं, भर्तियां हो जाए, योग्य व्यक्ति नौकरी ले जाए। ये जो बांटने वाली प्रक्रिया थी ना, ये चली गई पिछली सरकारों के साथ। अब हम बांटते नहीं हैं, हमसे तो योग्यता वाले लोग लेके जाते हैं। मैंने बताया वो उस समय विचार करेंगे जब ये सारा एग्जाम हो जाएगा, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, बाकी स्टेट्स का क्या अध्ययन करेंगे, नई एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उससे पहले सोचेंगे। आज किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं। ऐसा है कि इसमें से लाभ कितने लोगों को हो रहा है और परेशानी कितने लोगों की है, ये आंकड़ा शायद वो कभी नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे। मानो ये प्रॉपर्टी आईडी का विषय ले लिया इन्होंने। हम जब कह रहे हैं कि 8 लाख लोगों में से 5.5 लाख लोगों की कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक हो गया, हर सप्ताह हम 20-30-50 हज़ार करेंगे, कुल मिला के 3 लाख लोगों की अगर करनी भी है, कोई सब 3 लाख लोगों को आज ही जरूरत ऐसा तो नहीं है, उसमें प्रायोरिटी पर भी लोग करा सकते हैं। और उसके नाते अगर महीने में 2 महीने में ठीक हो जाती हैं तो एक व्यवस्था तो बन गई ना कि उस प्रॉपर्टी का अब कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। उसका लाभ कितने लोगों का हुआ, अब यही विषय परिवार पहचान पत्र का है। परिवार पहचान पत्र का लाभ कितने लोगों को हुआ है इसका अंदाजा उनको नहीं है। उनको तो अंदाजा ये है कि जो लोग गलत बयानी करके मेरी इनकम ठीक नहीं है जी, मेरी इनकम बढ़ा दी है, इसको कम करो, उनके अपने लालच भी हो सकते हैं और गलती भी हो सकती है। अब इसमें मान लो इनकम टैक्स पेइज अगर 3.25 लाख लोगों के हमने राशन कार्ड काटे हैं तो प्राइमा फेसी तो ये लगता ही होगा ना, ठीक है जो इनकम टैक्स पे कर रहा है वो क्यों ले रहा राशन। लेकिन उसमें दूसरी गलतियां ध्यान में आई। लोग कहते हैं, कुछ लोग मिले मुझे भी कि हमने तो इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स, इसलिए इनकम टैक्स की रिटर्न भरी थी, लोन लेना था। बैंक वाले कहते हैं आपकी इनकम कितनी है, ज़्यादा इनकम दिखाओगे लोन ज़्यादा मिलेगा। अब या तो वहाँ गड़बड़ है या यहाँ गड़बड़ है, एक गड़बड़ तो छोड़नी पड़ेगी कि जो एक्चुअल इनकम है वही उसको बैंक को भी वही बतानी पड़ेगी। और अगर ज़्यादा है इनकम टैक्स भरा तो फिर यहाँ से कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों को एक जिसको कहना चाहिए एक प्रॉपर वे में उनको सिस्टम में आ जाए, सबको लाभ होगा।